तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के उस दुश्मन की जो हमेशा नई साजिश रचने की ताक में रहता है, जिसके सैनिक एलएसी पर भारत के जाबाज जवानों के हाथों पिट चुके हैं, जो कूटनीतिक स्तर पर भारत से कई बार मात खा चुका है। लेकिन तमाम एक्शन और स्ट्राइक के बावजूद वो दुश्मन है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बिना दिमाग पर जोर लगाए आप समझ गए होंगे कि उस दुश्मन का नाम है चीन। आज हम सत्ता में चीन की डी साजिश को डिकोड करेंगे, जिसका रिमोट साजिश रचने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के पास है। चीन वाटर वॉर की तैयारी कर रहा है। एलएसी के पास चीन डैम बना रहा है। ये डैम मेडोक एलएसी बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। मेडोक एलएसी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है। यारलुंग तस्पांगो नदी पर ये 60,000 मेगावाट की क्षमता का डैम बन रहा है। 60,000 मेगावाट की क्षमता वाले डैम से युद्ध की तैयारी की जा रही है। सोचिए, पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महाघातक महामारी की आग में झोंकने वाला चीन आज खुद उसी महामारी की तपिश में तड़प रहा है, लेकिन किसी भी मोर्चे पर प्रपंच रचने से बाज नहीं आ रहा है। जल, जमीन और आसमान तीनों मोर्चे पर भारत से मात खाने वाला चीन अब नेचुरल रिसोर्सेज को हथियार बनाकर नए तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है, ताकि दुनिया में उसकी और बदनामी हो। लिहाजा चीन के मंसूबों को समझिए। डैम वॉर में ना हथियार चलेंगे, ना बम का विस्फोट होगा, ना सैनिक आमने सामने कटीले तार वाले डंडे से लड़ेंगे, और चीन का मकसद भी पूरा हो जाएगा। जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं। भारत को सूखे या बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चाहता है चीन। डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है चीन। अचानक पानी छोड़कर भारत में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। ऐसा करके अरुणाचल प्रदेश, असम में सैलाब ला सकता है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की किल्लत भी हो सकती है। पर्यावरण रूप से भी ये चिंता का विषय हो सकता है। चीन मेडोक डैम का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में भी कर सकता है। हालांकि चीन ने कई मंचों से वाटर वॉर की आशंका को नकारा है, लेकिन झूठ बोलना, विश्वासघात करना, दुनिया के सामने कुछ बोलना और अंदर ही अंदर कुछ और प्लान करना चीन की नीति का हिस्सा रहा है। लिहाजा भारत सतर्क है। चीन की इस चालबाजी पर स्ट्राइक करने के लिए वो तैयार है। भारत और चीन की चालबाजी को पहले भी भारत भांप चुका है। अगर चीन डैम वाला युद्ध छेड़ता है तो भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की माकूल तैयारी कर ली है। भारत की ओर से भी युद्ध नहीं होगा, ना ही हथियारों का इस्तेमाल होगा, ना बम का विस्फोट होगा। चीन पर भारत की ओर से डैम स्ट्राइक की जाएगी। चीन का विनाश वाला प्लान भारत के लिए विकास वाले प्लान में तब्दील हो जाएगा। कैसे, ये भी आपको समझा देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत कई डैम प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अरुणाचल के इनक्यू जिले में बड़ा एक डैम प्रोजेक्ट है। बॉर्डर से 100 किलोमीटर के दायरे में ये डैम बन रहा है। 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की इसकी क्षमता है। प्रोजेक्ट के लिए 6 करोड़ रुपए अब तक दिए गए हैं। अरुणाचल में जल शक्ति मंत्रालय ने यह फंड दिया है। इसके अलावा सुब्रांशी नदी पर 2,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है। यह प्रोजेक्ट इसी साल बनकर तैयार हो सकता है। दिबांग नदी पर भी नया पावर प्रोजेक्ट शुरू होगा। पूरे अरुणाचल प्रदेश में करीब 8 पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे। यानी दुश्मन के वार को अपनी ताकत में बदलने के लिए हिंदुस्तान तत्पर है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 1 साल तक पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर चीन डैम के जरिए पानी छोड़ता है तो उसे रोका भी जा सकता है। वो एक प्रकार से पानी बंद भी कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर पानी बंद होता है तो पूरे असम वैली के अंदर एक प्रकार से सूखा पड़ जाएगा और महामारी की सिचुएशन हो जाएगी। इसी प्रकार लड़ाई में ये जो पानी है एकदम छोड़ा जा सकता है और जिससे पूरे फ्लड्स आ सकते हैं असम वैली में। तो ये मुझे लगता है कि जो चीन है इसका इस्तेमाल करेगा एज अ वेपन लड़ाई के दौरान में और एक प्रकार भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए। तो ये बात है, सच्चाई है कि ये हमें केस टेकअप करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए चीन को, क्योंकि जो चीन है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जो कहता है और करता है, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें इसको चीन को एक्सपोज करना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि कैसे चीन की डैम वाली साजिश को भारत जवाब देगा। जैसा कि चीन का मंसूबा है, अगर वो अपने डैम से पानी छोड़ता है तो भारत उस पानी को अपने डैम में स्टोर करेगा। चीन का मंसूबा भारत के राज्यों में बाढ़ लाने का है, यानी वो बाढ़ लाने के लिए अपने डैम से पानी छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत उसी पानी का इस्तेमाल कर बिजली बनाने के लिए डैम बना रहा है, जो देश का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन वाला डैम बनेगा। चीन का दूसरा मकसद डैम के जरिए भारत के राज्यों में सूखा लाना है।
इसका समाधान भी भारत के पास है। भारत अपने डैम में पानी स्टोर कर सूखे का समाधान करेगा, यानी चीन के छोड़े पानी से ही चीन को जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जिस पर चीन डैम बना रहा है, ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नदी 30% ताजे पानी का सोर्स है, वहीं 40% बिजली उत्पादन भी इसी से होती है। इस नदी का 50% हिस्सा चीन में पड़ता है, जिस पर वो डैम बना रहा है। वैसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार का विकास वाला विजन क्लियर है। विकास को हथियार बनाकर विस्तारवादी साजिश को खत्म करने की तैयारी वॉर लेवल पर हो रही है। युद्ध की भाषा में बात करें तो इसका बैटलफील्ड बना है अरुणाचल प्रदेश। एक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 56,836 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने का पोटेंशियल है। अब तक जो प्रोजेक्ट बने हैं उनमें सिर्फ 1,115 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि 2,000 मेगावाट बिजली क्षमता के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, प्रोजेक्ट बनने के काम में और भी तेजी आई है। आपको बता दें कि शुभ्रांशी नदी, जिस पर 2,000 मेगावाट की क्षमता वाला प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी। उसके बाद से सरकार बदली तो प्रोजेक्ट का काम भी धीमा होता चला गया। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद फिर से प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है और अब वॉर लेवल पर काम चल रहा है। बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज दिखाई है। उसमें पीएम मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि दिखाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसके निर्माताओं ने सोचा होगा कि ब्रिटेन से माहौल बनना शुरू होगा और पूरी दुनिया में इस सीरीज की चर्चा हो जाएगी, लेकिन इस फिल्मी एजेंडे की हवा ब्रिटेन की संसद में ही निकल गई। वहां खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र चित्रण को खारिज कर दिया और कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चलाए जा रहे ऐसे एजेंडे से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। आप खुद सुनिए ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ। जो वीडियो आप अब देखेंगे उसके दो किरदार हैं। एक पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन, जो पीएम मोदी पर बनी इस सीरीज के एजेंडे को ब्रिटेन की संसद में पुश कर रहे थे, और दूसरे किरदार हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। He was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बीबीसी की इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे कॉलोनियल माइंडसेट बताते हुए कहा कि ये एक प्रोपोगेंडा है। पर हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या एजेंडा है। और फ्रैंकली जैसे मैंने कहा, हम इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं ताकि इस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्री को कोई डिग्निटी मिले, कोई अच्छी तरह से कोई रिस्पॉन्स करे। एजेंडा चलाने वाले हर इच्छाधारी की इच्छा होती है कि वो जो फिल्म बनाए, जो लेख लिखे, उसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हो, देश विदेश में उसे हाथों हाथ लिया जाए, उस पर सेमिनार हो, लेकिन हर बार ऐसे एजेंडे सफल नहीं होते हैं। पश्चिमी देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भले ही कितने भी दुष्प्रचार हों, षड्यंत्र हों, लेकिन पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले को दोहराते रहते हैं। उन पर इस तरीके के एजेंडे का कोई असर नहीं होता। वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि कई लोग एजेंडा चलाकर अपनी दुकान सजाते हैं और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कर्नाटक की है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। और सत्ता में अब बात उस दंगल की जिसे लड़ने वाले तो देश के पहलवान हैं, लेकिन जिस अखाड़े में वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुश्ती का नहीं है, बल्कि व्यवस्था बदलने का अखाड़ा है। देश के कई बड़े पहलवान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये खबर मीडिया में है। अलग अलग सोर्स से अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं।
कुछ आरोप कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर हैं, तो कुछ सफाई अध्यक्ष की ओर से भी है। इस पूरी खबर को समझाने के लिए हमने कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब तैयार किए हैं, जिससे आप क्लियरिटी से ये समझ पाएंगे कि मामला है क्या और इसका समाधान क्या हो सकता है। सवालों और जवाबों के सिलसिले को शुरू करने से पहले इस खबर का अपडेट समझ लीजिए। इस पूरे मामले में खेल मंत्रालय एक्शन में आ गया है। पहलवानों के आरोप पर कुश्ती महासंघ से 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। 21 जनवरी यानी 2 दिन बाद अयोध्या में कुश्ती संघ की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। 21 से 23 जनवरी तक कुश्ती संघ की बैठक होगी। बैठक में ब्रजभूषण से इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। इस बीच खेल मंत्रालय ने पहलवानों को बैठक के लिए बुलाया। पीड़ित खिलाड़ियों से करीब 1 घंटे तक मीटिंग हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद पहलवानों ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा नहीं दिया जाएगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। हमारे पास में कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो इस खबर पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है। उसे समझने से पहले उन 3 बड़े पहलवानों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखिए जो इस धरने को लीड कर रहे हैं, जो कुश्ती महासंघ में बदलाव के इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। पहला नाम बजरंग पुनिया का है। पुनिया ने 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। दूसरा नाम साक्षी मलिक का है। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। और तीसरा नाम विनेश फोगाट का है। इन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। यही वो 3 खिलाड़ी हैं जो इस प्रदर्शन में सबसे आगे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहलवानों के आरोप क्या हैं? जवाब, पहलवानों के आरोप है कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं, खिलाड़ियों के निजी जीवन में दखल देते हैं, जान से मारने तक की धमकी देते हैं। दूसरा सवाल, पहलवानों ने यौन शोषण की FIR क्यों नहीं करवाई? इस सवाल के जवाब में पहलवानों ने बताया कि वो इसकी शिकायत सीधे खेल मंत्रालय से करेंगे। उनसे जब सबूत मांगे जाएंगे तो इसका जवाब भी देंगे। पहलवानों के आरोप के जवाब में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उन पर आरोप साबित हो जाता है तो वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। अपनी सफाई के बाद उन्होंने भी एक आरोप लगाया। कहा कि जो खिलाड़ी उनका विरोध कर रहे हैं वो नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते, वो नियम का विरोध कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल ये कि क्या ये पहलवान नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं? इसका जवाब है हाँ। ये खिलाड़ी खुद ये कह रहे हैं कि वो नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं। एक बार आप ब्रजभूषण सिंह और विनेश फोगाट को पहले सुन लीजिए। ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, उसमें हमारा भी सहयोग है, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सबने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि, और दुनिया के हर देश में लागू है, कि चाहे ओलंपिक विजेता हो चाहे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप लगा रहे हैं कि प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नियम नहीं मानना चाहते हैं। तो चौथा सवाल ये कि पहलवान किस नियम के खिलाफ हैं? इसका जवाब ये कि नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नए नियम बनाए। इसके मुताबिक ओलंपिक में सिलेक्शन के लिए हर पहलवान को ट्रायल देना होगा। पहले नियम ये था कि ओलंपिक से पहले कई चैंपियनशिप होती थी, इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता था और उसे ट्रायल नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार सबको फाइनल सिलेक्शन के लिए ट्रायल देना होगा। ये बात कुछ खिलाड़ियों को
पसंद नहीं। इस मामले में विवादों के केंद्र में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, तो यह जरूरी है कि उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। 1991 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद से अब तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2011 से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। 2019 में तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 12 साल से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो हैं विशुद्ध राजनेता। खिलाड़ी के तौर पर कुश्ती में उनका कोई खास योगदान तो नहीं रहा, लेकिन वो खुद को मजबूत पहलवान जरूर मानते हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के अखाड़ों में काफी एक्टिव रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि हिंदूवादी नेता की है, जिन पर अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में शामिल होने का भी आरोप है। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण ये भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। लेकिन इन पुराने विवादों को छोड़ भी दें तो अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं। वर्ष 2021 में रांची में एक दंगल के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया था। मामला यह था कि एक पहलवान की उम्र 15 साल से ज्यादा थी और वो कम उम्र वाली प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह को यह पता चला तो वो नाराज हो गए और इतने गुस्से में आ गए कि मंच पर ही उस पहलवान को थप्पड़ मार दिया। ये मामला इतना बड़ा कि पहलवानों ने उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह मामले को शांत करा लिया गया। इस खबर में नजरिया 9 यह है कि खेल संस्थानों में विधायकों, सांसदों और नेताओं का क्या काम है। नेताओं को पहले से ही बहुत काम है। उनके पास पहले से उनके निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां के विकास के काम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। खेल संस्थानों को खिलाड़ी ही लीड करें तो बेहतर है, क्योंकि एक खिलाड़ी खेल और खेल से जुड़ी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। लेकिन हर कुर्सी पर बैठने की हमारी नेताओं की इच्छा के कारण ही देश के ज्यादातर खेल संस्थानों में नेताओं का कब्जा है, जिसका खत्म होना बेहद जरूरी है। और अब एक ऐसी खबर जिसका सीधा सरोकार आपके बच्चों और उनके भविष्य से है। आजकल आप आए दिन ऐसे कई वीडियोस देखते होंगे जिसमें लोगों को चलते फिरते, नाचते या एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। कई रिसर्च में इसका कारण कोरोना को माना गया है, लेकिन इस कोरोना का एक और बहुत गहरा और नेगेटिव असर हुआ है, और वो हुआ है आपके बच्चों पर। हालांकि कोरोना के बाद दिल कमजोर हो गया, इस पर हर किसी का फोकस है, हर किसी को इस बात का डर भी है। लेकिन आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो गया, शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई, इस पर कोई खास चिंता व्यक्त नहीं की जा रही। शिक्षा के स्तर को समाज और सिस्टम एक हद तक सहज स्वीकार कर चुका है। आज हम जो कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपकी चिंता बढ़ने वाली ही इतना तय है। दरअसल देश में शिक्षा की वार्षिक स्थिति बताने के लिए एक रिपोर्ट जारी होती है जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। इस बार इस रिपोर्ट में साल 2018 के बाद 2023 की तस्वीर सामने आई है, और उसमें जो पता चला है उस पर हर माता पिता को ध्यान देना जरूरी है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद आपके बच्चों की मैथ्स यानी गणित कमजोर हो गया है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि आपके बच्चों के पढ़ने के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। पढ़ाई का स्तर 2012 के पहले के स्तर पर पहुंच गया है, और अब बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पर पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। सबसे पहले सुनिए कैसे कोरोना ने आपके बच्चे का गणित बिगाड़ दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 के छात्र जो कम से कम जोड़ घटाने में सक्षम थे, साल 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 28.2% थी, जो अब गिरकर 2022 में 25.9% हो गई है। यानी इसमें 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2018 में भारत में करीब कक्षा 5 के 28% बच्चे भाग यानी डिवीजन कर सकते थे, अब उनकी संख्या गिरकर 25.6% हो गई है। कई राज्यों में ऐसे छात्रों ने 15% से ज्यादा की गिरावट भी देखी गई है। कोरोना के बाद जिनका गणित कमजोर है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश है, जहां यह ग्राफ करीब 60 से 36% पर पहुंच गया है। गुजरात में 2018 में गणित में अच्छे बच्चों की संख्या करीब 54% थी, जो अब 34% पर आ गई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 77% से घटकर 61% के मीटर पर आ गया। गणित ही नहीं, ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जिनकी पढ़ने की क्षमता यानी रीडिंग एबिलिटी भी बहुत बुरा असर उस पर पड़ा है। ASER की रिपोर्ट में क्लास 2 से जुड़े बच्चों की लेकर के एक आंकड़ा भी बताया गया है, जिसके मुताबिक 2018 के मुकाबले 2022 में ऐसे बच्चों के पढ़ने के स्तर पर
लगभग 6.5% की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि लगभग 2% छात्रों का गणित 2018 की तुलना में और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। अब आपको ऐसे राज्य दिखाते हैं जिनका 2018 में रीडिंग लेवल या पढ़ने की क्षमता का स्तर आज से बेहतर था और अब इसमें 10% से भी ज़्यादा की गिरावट आ गई है। इसमें पहले नंबर पर है केरल, जबकि इसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई है, जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा आघात है। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक निजी ट्यूशन लेने वाले छात्रों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। साल 2028 में 100 में से 26 छात्र, जो बताया जाता था 2018 में छात्र प्राइवेट ट्यूशन जो ले रहे थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर के 30 पर पहुंच गई है। यानी पहले के मुकाबले अब देश में लगभग 4% से ज़्यादा छात्र प्राइवेट ट्यूशन लेने लगे हैं। जिन राज्यों में प्राइवेट ट्यूशन पर छात्रों की निर्भरता सबसे ज़्यादा बढ़ी है, उनमें पहला नंबर बिहार का है, जहां साल 2018 में बिहार में 100 में 62 छात्र प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे। अब 100 में 72 छात्र ट्यूशन लेने लगे हैं। झारखंड में पहले साल यानी 2018 में 100 में से 37 छात्र प्राइवेट ट्यूशन पर निर्भर थे, अब ये संख्या बढ़कर 45 हो गई है, यानी इसमें 8% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश में पहले 100 में से ऐसे 16 छात्र थे जो प्राइवेट ट्यूशन लेते थे, लेकिन अब ऐसे छात्रों की संख्या 24 हो गई है, यानी करीब 8% छात्रों की निर्भरता प्राइवेट ट्यूशन्स पर बढ़ गई है, जो स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा पर एक बड़ा सवाल भी उठा रही है। अब इस खबर का नजरिया 9 भी आपको बता देते हैं। जिस तरह कोई महामारी फैलती है वो तो फौरन उसका इलाज होता है, उसकी वैक्सीन तलाश ली जाती है। हाल ही में कोरोना जैसे पैंडेमिक के बाद आपने ये सब कुछ होते हुए देखा होगा, लेकिन जब शिक्षा कमज़ोर होती है तो उसके लिए इतनी तेज़ी से इलाज या समाधान नहीं ढूंढा जाता। ये सूरत बदलनी होगी, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि छात्रों को स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिले और प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत कम से कम हो, क्योंकि सच ये है कि इस देश में ऐसे बहुत से मध्यम वर्गीय परिवार हैं, बहुत से माता पिता हैं जो पहले से ही अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस भर रहे हैं, बड़ा खर्च उठा रहे हैं। ऐसे में अगर शिक्षा का स्तर गिरेगा और प्राइवेट ट्यूशन लेना मजबूरी हो जाएगा तो उनके लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्कूल और ट्यूशन, इनका डबल खर्च उठाने की मजबूरी दूर होनी चाहिए और गणित वाली कमजोरी भी दूर होनी चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये बेहद आवश्यक है। वैसे शिक्षा का स्तर मदरसों में भी सुधारा जाना चाहिए। इसे लेकर बहुत लंबे वक्त से एक बहस भी चलती रही है, काफ़ी विवाद भी हुए। अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि अब यूपी में मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की तैयारी हो चुकी है। अब यूपी के मदरसों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी, क्योंकि अब मदरसों में NCERT की किताबों को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में चरणबद्ध तरीके से NCERT की किताबें लागू होंगी। इतना ही नहीं, मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। इस समय हम आपको एक लखनऊ के ऐसे ही मदरसे में लेकर आए हैं, जहां पर हम बच्चों से बात करेंगे और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे NCERT की जो किताबें हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। When Bobby made her, जब बॉबी ने उसको बनाया। अभी कुरान मजीद पढ़ाई करते हैं, हेफ्ज। और क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे इंग्लिश और बहुत सारी पढ़ाई जाती है। हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। पर अभी हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हिफ्ज करते हैं, और इसके आगे जब आपका जो मन करे मौलवी और जब एदादी इसमें पढ़ेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश सब बोलना सिखाया जाएगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है और मैथ सब सिखाया जाता है। ट्रेनिंग तो पहले भी कई मरतबा हो चुकी है हम लोग को, और अच्छी बात है, ट्रेनिंग होगी तो और अच्छी बात है, इसमें और अच्छा और इजाफा होगा। लोग लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो मदरसे का बच्चा है वो देश और समाज की मुख्य धारा में आवे और वो और बच्चों के और बोर्ड के बच्चों की तरह उसका भी विकास हो, वो भी दिन की चीज़ें पढ़े लेकिन दुनिया की चीज़ें पढ़ें। आज मदरसों के अंदर NCERT पाठ्यक्रम चल रहा है कि ये ऐलान तकरीबन कई सालों से मुसलसल किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर NCERT की बुक्स पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी ग्राउंड लेवल पर और ज़मीनी सतह पर नहीं उतरी हैं।
इसलिए सिर्फ ऐलानात तक ही इन चीज़ों को महदूद न रखा जाए, बल्कि ज़मीनी सतह पर भी इनको लागू करने की कोशिश की जाए। देखिए, हम किताबें कोर्स की मिलें अच्छी बात है, जैसे औरों को मिल रही है, ये इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। बस वो किताबों के अंदर किसी विशेष पद्धति का प्रोपगेशन नहीं हो। को लखनऊ के एक ऐसे ही मदरसे में लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही छत के नीचे सभी धर्मों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये प्राइमरी सेक्शन है यहाँ पर आपको सभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, सभी संस्कृत से लेके सारे सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं। यस, पढ़ाई जाती है। यस। जो एजुकेशन ले रहे हैं आपको मैं दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि ये जो किताबें हैं यहाँ पर ये भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब किताबों के इसी माध्यम से यहाँ पे जो शिक्षा है आगे की वो यहाँ पे की जाएगी। हालांकि यहाँ पे दोनों जो है वो तालीम दी जा रही है। जो मदरसे हैं लगातार बदलाव की ओर, जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन को लेकर बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि ये बच्चे जो हैं ये कल का भविष्य है और इनकी तरक्की जब होगी तभी देश की तरक्की हो सकती है। तो मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर आज हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है जो कुछ दिलचस्प तथ्यों से भरपूर है। दरअसल मदरसों को खासतौर पर इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया। ज़्यादातर मदरसों में आज भी इस्लामिक शिक्षा, कुरान और उर्दू के बारे में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन वक्त के साथ जब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो सबको ये महसूस हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करके ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये व्यवस्था बस कुछ ही मदरसों तक कायम है और ज़्यादातर मदरसों में भले ही धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, लेकिन मदरसों में सामान्य स्कूलों की तरह अलग अलग क्लास पास करने पर अलग अलग डिग्रियां भी मिलती हैं और उनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे मदरसों में 5वीं तक की पढ़ाई को तहतानिया कहा जाता है, 5वीं से 8वीं की पढ़ाई को फ़ौकानिया कहलाती है। ये 10वीं पास छात्रों को मुंशी और मौलवी की डिग्री मिलती है। 12वीं पास छात्रों को मदरसों में आलिम कहा जाता है, जबकि मदरसे में ग्रेजुएशन करने वाले को कामिल कहते हैं। इसी तरह मदरसे से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को फाजिल की डिग्री दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 60,000 छात्र कामिल और फाजिल का इम्तहान पास करते हैं। अब आपको मदरसों के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन को इब्तिदिया कहा जाता है, जो 5 या 6 साल का होता है। इसको इब्तादिया कहते हैं। इसी तरह जूनियर एजुकेशन के लिए सानविया का इस्तेमाल होता है, जो 4 साल का होता है। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उलिया होता है, जो 2 साल का होता है। तो ये हम व्यवस्था आपको बता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन न्यूज़ खत्म नहीं हुई है। आगे TV9 भारतवर्ष पर खबरें देखते रहिएगा और सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़बरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।